करनी है बारी बारी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों को कर्ज के बारे में कितना याद है, ताकि उस हिसाब से फिर अगर ज़्यादा पता है तो हम उस हिसाब से पढ़े और फिर फुल डिटेल में जाते हैं। सिर्फ मुझे ये बता दें, कर्व जो आपने सर्वे में पढ़ी थी उस पे से कुछ याद है? जी, एनीवन? सर हमने सिर्फ लैब पोर्शन में वो एक डीएचए में जहाँ तक डिजाइन की थी सर, बस। नहीं, वो तो डिजाइन है, लेकिन जो थ्योरी होती है सर्वे वन सर्वे टू की, सर्वे वन टू सर्वे टू में उसमें कर्व्स का सेक्शन पूरा पोर्शन है, वो नहीं पढ़ा? टैग वर्टिकल कर्व प्लस वर्टिकल कर्व, तो वर्टिकल की। वही बता रहा हूँ सर, हमने थ्योरी में इतना उसका पढ़ा ही नहीं सर, लेक्चर। ओके, का मतलब है कि चले ठीक है, नो इशू। आई थॉट के उतना आपको आइडिया होगा, लेकिन चले ठीक है। ओके जी, नो इशू। कर्व्स के अंदर जो आप में से किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें, डिस्टॉर्शन आ रही है। सर बकर है सर। अब वो अगर आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, या मैं कर देता हूँ। ओके। वो बकर से कोई कांटेक्ट कर लें, ये मुझसे तो म्यूट नहीं हो रहे, डिस्टॉर्शन आ रही है मुझे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कर्व्स के अंदर हमारे पास पांच छह किस्म की कर्व्स हैं, तो उनमें से हम कुछ देखेंगे। सिंपल, ब्रोकन बैक, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, स्पाइरल, तो ये सारी आती हैं। इसके आगे मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, तो आगे चल के देख लेते हैं। स्पाइरल, सबसे पहले हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व है। सिंपल सर्कुलर कर्व जो नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई एक कर्व जिसका सिंपल वन रेडियाई हो, सिंगल रेडियस हो, उस कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं। एक कर्व जो आपकी एक, जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल में करवाई, कि उसका एक फिक्स रेडियस है और फिक्स लेंथ है, इस तरह की कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। इनका किसी रास्ता हो रहा है इनसे कि नहीं? अबू बकर? सर मैसेज तो किया उसको। एक तो मेरी डिस्टॉर्शन आ रही है उस वजह से, चलो ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी सिंपल सर्कुलर कर्व है पहली चीज, इसके अंदर आपने कर्व स्पाइरल है वो हो या ना हो, लेकिन सबसे जो सिंपल कर्व आप डिजाइन करते हैं वो होती है एक सिंगल रेडियस वाली कर्व है। आपका रेडियस भी फिक्स है, आपकी लेंथ उसके हिसाब से फिक्स ही निकलेगी, इसमें कहीं पे रास्ते में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा हो। ब्रोकन बैक कर्व, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है कि आपके डिफरेंट सेक्शन है रोड के, इसके बीच में आपकी दो किस्म की कर्व्स आ रही है। ठीक है, तो ब्रोकन बैक कर्व को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है कि दो कर्व्स आपकी होती है सीरीज के अंदर, टू कर्व्स सेम डायरेक्शन। ठीक है, आमतौर पे इसको अवॉइड किया जाता है कि एक ही जगह पे दो कर्व देने के बजाय व्हाई नॉट गो फॉर वन कर्व। तो ये चीज इसलिए आमतौर पे ब्रोकन बैक कर्व को जो है वो छोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे वही कर्व आगे चल के फिर आ रही है सेम डायरेक्शन में। देन व्हाई डोंट यू जॉइन दिस? अगर आप इसको ज्वाइन करके सिंपल कर्व बना ले तो एक रेडियस के साथ बन जाएगी। यहाँ पे ये दो कर्व्स हैं, लेकिन काम एक ही है। कंपाउंड कर्व के अंदर एक से ज्यादा रेडियस वाली कर्व्स होती हैं, यानी कि दो डिफरेंट कर्व्स को आप मिला लें तो वो भी आपकी कंपाउंड कर्व बन सकती है, लाइक दिस। अगर आप इसको देखें पिक्चर को पहले, फिर हम वापस आएंगे। आपकी स्ट्रेट रोड आ रही है, आपने स्ट्रेट रोड को इस स्ट्रेट रोड से मिलाना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक वन कर्व, कुछ साइड रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, या स्पीड लिमिट्स हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, उसकी वजह से आपने दो डिफरेंट कर्व्स को मिलाया। पहला जो कर्व है उसका रेडियस आप देखें, उसकी लेंथ देखें, उसका रेडियस ज्यादा होगा। दूसरा उसके बाद शार्प है थोड़ा सारा, उसका रेडियस और लेंथ दोनों ही कम है। तो व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व्स, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कर्व। ठीक है जी।
So consist of two or more curves, usually circular in succession. Compound curves are used to fit horizontal curves to very specific alignment needs. Very specific alignment needs से मतलब ही यहाँ पर ये है कि आप ने पर्टिकुलर किसी एरिया में इसको यूज करना है जहाँ पे आपके पास साइड रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, और यहाँ पे आपको इशू है। जिस तरह मिसाल के तौर पे सर्वे कह रहा हूँ, मोटरवे के ऊपर आपके इंटरचेंज रैप्स आते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि स्पीड कम करनी पड़ती है, रोड से उतरना पड़ता है। तो एक आपकी बड़ी कर्व चल रही होती है, साथ ही पे छोटी कर्व आ जाती है, तो वहां पे ये चीजें हो सकती हैं। डिफिकल्ट टोपोग्राफी हो, आप नेचुरली कोई ऐसे इशू जिसको आप नहीं चला सकते तब भी है, और आपको एक बड़े रेडियाई से छोटे रेडियाई की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इसमें इस चीज का ख्याल करना है कि जो आपका लार्ज रेडियाई है वो इस छोटे रेडियाई के 1.5 से कम हो, इतना ज्यादा ना हो कि बिल्कुल ही फुल फर्क आ जाए। इस चीज को इंश्योर करना होता है कि जो लार्ज रेडियाई वाली कर्व है वो 1.5 से ज्यादा ना हो, स्मॉल रेडियाई की कर्व उससे रेडियस से। थर्ड वन इज द रिवर्स कर्व। आमतौर पे ये चीज आपने बड़ी नॉर्मली देखी होगी, एक कर्व खत्म होती है, साथ ही दूसरी कर्व शुरू हो जाती है। ये कर्व आमतौर पे हमें हिली एरियाज के अंदर देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, और इसमें गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको खुद भी थोड़ा सा इशू होता है कि पहले आपको स्टीयरिंग लेफ्ट पे करनी पड़ती है, फिर थोड़ी देर एकदम राइट पे करनी पड़ती है, और अगर वो रोड बीच में मीडियन ना हो तो इसमें इशू ये होता है कि कभी कभार सामने से ट्रैफिक घूमते हुए आपके सामने आ जाती है आपकी लाइन के ऊपर। तो इस रिवर्स कर्व को भी आमतौर पे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे लाइकली एरियाज है वहां पे मजबूरी है तो फिर यू कैन गो फॉर इट। टू कंसेक्टिव कर्व्स होती हैं, लेकिन रेडियाई भी बेसिक सेम हो सकता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका रेडियाई इस तरफ, इसका इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एकदम आपकी लेटरिंग शिफ्ट होती है अलाइनमेंट की, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। जी कोई पूछना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ वही कलर कार वाली एग्जांपल। जी एग्जैक्टली, कलर आर में इश्यूज हैं, ये तो आपको हर हाईवे के ऊपर आपको हर जगह पे ही मिलेंगे। और जो मैंने शुरू में दिखाया था एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो मैंने टाइटल बनाया था स्लाइड का, उसमें यही इशू है। ये देखिए, पहले लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट, ये आपको चूंकि अलाइनमेंट ही ऐसी है, अब आप ये कहें कि मैं इस पहाड़ के यहाँ से चलूँ और इधर पहुंच जाऊँ, तो ऐसे नहीं हो सकता, ये फिर इतना खर्चा नहीं हो सकता, आपको फिर पूरे पूरे पहाड़ गुजारने पड़ेंगे। उससे बेहतर आप रोड ही बदल लें। सो यू हैव टू टेक दीज थिंग्स इन माइंड कि हम इस पे डील कर रहे हैं। ओके, रिवर्स कर्व इसी वजह से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ड्राइवर इसको मुश्किल समझता है इसमें से गुजरना और अपनी लाइन में रहना। खास तौर पे जब आपकी सडन अलाइनमेंट चेंज हो रही हो, आपने देखा होगा अक्सर ड्राइवर मुड़ते मुड़ते अपनी लाइन छोड़ के दूसरी रोड में आ जाते हैं, और वो काफी मसला बन जाता है जब आपके बीच में मीडियन ना हो। मोटरवेज पे तो ये है कि रोड अलग अलग जगह पे चल रही है, लेकिन जहाँ पे आपकी एक ही सिंगल रोड है और उस पे आपको ओवरटेकिंग का इशू भी आ सकता है, सामने से ट्रैफिक आ सकती है, उसके लिए ये कर्व ठीक नहीं है, एंड यू नीड टू जो है वो चेंज दिस थिंग, अदरवाइज कि आपके पास ये मजबूरी बन जाए। ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्पाइरल कर्व। यहाँ पे नंबर ऑफ कर्व्स आपकी आती हैं, एंड लाइक एक स्पाइरल की तरह का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं। स्पाइरल कर्व्स आर द कर्व्स विद कंटिन्यूअस चेंजिंग रेडियाई, इनका साथ साथ रेडियस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। सिंपल कर्व की तरह नहीं है कि एक रेडियस के अगेंस्ट चलती है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे ये आप कर्व है, इस कर्व में इधर रेडियस अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, यहाँ पे और शार्प हो गया। तो स्पाइरल कर्व्स जैसे स्पाइरल होता है आम अल्फाज में, मैं इसको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये स्पाइरल है तो स्पाइरल के अंदर कर्व्स भी इस तरह की होंगी, ठीक है। और हाई स्पीड हाईवेज के ऊपर भी यूज किए जाते हैं शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व्स के तौर पे, एंड समटाइम्स यूज्ड टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन ऑफ एन अपकमिंग हॉरिजॉन्टल कर्व्स। ये मैं आपको चल के दिखाऊंगा तो ये पिक्चर्स में थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। आमतौर पे जो टाइप ऑफ कर्व है आपकी वो ये हैं, पहली सिंपल कर्व 2 पॉइंट के बीच में, दूसरी ब्रोकनबर्ग कर्व जो कि आपकी यहाँ पे रेडियस अलग है, इधर अलग है। कंपाउंड कर्व के अंदर एक से ज्यादा रेडियस, किसी का रेडियस बड़ा किसी का रेडियस छोटा। रिवर्स कर्व के अंदर दो रेडियस अगर सेम हो तब भी, डिफरेंट टेंजेंट हो तब भी, सेम टेंजेंट होगा तो लेंथ सेम रहेगी एग्जैक्टली, डिफरेंट टेंजेंट होगा तो लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है। ट्रांजिशन कर्व अगेन वही स्पाइरल की बुनियाद की है कि जिसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी हॉरिजॉन्टल जो है वो जो स्पीड है वो आस्ता 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 चेंज हो जाती है। तो इसमें आपके ट्रांजिशन कर्व आमतौर पर दी कब जाती है कि आपकी
एक मेन कर्व जब शार्प आ रही हो, उससे पहले आपकी जो रोड है स्ट्रेट, उसको मिलाने के लिए हल्की सी कर्व दी जाती है, ताकि आपके उसके शार्प कर्व और जो मेन आपका टेंजर है उसके बीच में एक वो आ जाए। अब आप जब कर्व्स के डील कर रहे हैं तो यू डेफिनेटली नीड टू नो कि आपकी डिग्री ऑफ कर्व, या सिंपली आप अगर आम अल्फाज में देखें तो कर्व्स में डील करने के लिए कुछ आपको उनकी प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है, जिससे आप डेजिग्नेट करते हैं बेसिकली कि ये कर्व इस डिग्री की है, ये कर्व इस कर्वेचर की है। तो वो क्या चीजें हैं, लेट्स सी दिस। सबसे पहले इसमें है डिग्री ऑफ कर्वेचर। ट्रेडिशनली अगर आप बात करें तो स्टीपनेस ऑफ कर्वेचर ही है, जिसको आप आमतौर पे रेडियस और डिग्री ऑफ कर्वेचर से डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं कर्व बहुत स्टीप है, इसका मतलब है इसका रेडियस या तो चेंज है या इसकी डिग्री जो है वो बहुत कम है। इस तरह मैं आपको भी बता देता हूँ। ये आपके पास जो है वो मैंने आपको उस टाइम जब मैं बता रहा था डी ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा था डी की, तो उसमें मैंने आपको कहा था ये हर एक 100 फीट के लिए हम बनाते हैं। लाइक ये कर्व है, अब अगर आप इसको देखें तो ओवरऑल ये 100, 200, 300, 400, 500, 500 फीट की आपकी पूरी कर्व है। अब उस 500 फीट में से हर 100 फीट का जो डिस्टेंस है उसका जो आपका एंगल बनेगा वो क्या है, या वो डिग्री क्या है आपस में, वो डिग्री इसका डिग्री ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या होती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 100 फीट लेंथ ओनली, सिर्फ 100 फीट वाली। अगर आप आर्क की डेफिनेशन से चलेंगे, आर्क तो होती है आपकी कर्व की बाहर की, कॉर्ड की डेफिनेशन से चलेंगे तो कॉर्ड स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व पाथ नहीं होता। तो हर एक कॉर्ड को अगर आप देखते जाए तो उन्होंने इसको स्ट्रेट किया हुआ यहाँ पे। तो कॉर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से भी आप चल सकते हैं, आर्क की डेफिनेशन के हिसाब से भी आप डिग्री ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों चल सकती है डी। ठीक है जी। सिंपल रेशो के हिसाब से आप अगर इसके वो बना ले सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं आपके, तो उस हिसाब से ये D/360 पूरे एंगल का जो डाया है वो D/360 करे या 100/2πr कर ले, सर्कमफ्रेंस से कर ले, बात एक ही है। ठीक है, डिग्री को, जो डिग्री है आपकी उसको ओवरऑल 660 डिग्री से कंपेयर कर लें, जो आपका 360 डिग्री ओवरऑल सर्कल की डिग्री होती है उसको किसी एक डिग्री से आप कंपेयर कर लें वो, या फिर 100 फीट को आप पूरे सर्कमफ्रेंस से जो है वो कंपेयर कर ले, 2πr जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का। आई होप समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ पता लग रहा है। ये दोनों का रिलेटिव है, आपने अगर वो पढ़ा हो, हम सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर कोई रेशो की बात करते हैं तो अब दो चीजों को आपस में सेव करने के लिए कि ये जो डिग्री है डी जिस पर है इसकी पूरी 360 में क्या हैसियत है वो, और जो आपकी ये लेंथ है इस एक कर्व की जो कि हमने 100 फीट रखी थी, इसकी पूरे सर्कमफ्रेंस में क्या हैसियत है, पूरा सर्कमफ्रेंस है 2πr। तो आप इसको लिख सकते हैं 100/2πr इज इक्वल टू D/360। डिग्री को आपने ओवरऑल 360 डिग्री से कंपेयर किया, लेंथ को आपने ओवरऑल पूरे सर्कमफ्रेंस से कंपेयर किया। ये दोनों अगर आप इक्वल करें तो व्हाट डू वी गेट, आपके पास इससे ये आ जाता है, ये R 2573 divided by 3। This is the degree of curvature not used with metric units। metric unit नहीं है because he is defined in terms of feet। आपने डिग्री में नहीं लेना है, इसको फीट में लेना है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास R का फार्मूला है विद द हेल्प ऑफ रेडियस, क्योंकि रेडियस आपका फीट में ही होगा, डिग्री में तो होने से रहा, तो डी को भी आपने उसी हिसाब से यूज करना है। लेंथ ऑफ कर्वेचर अगर आपने फाइंड करनी हो तो उसके लिए अगेन D/डेल्टा डिवाइड बाय 100/L सिमिलर रेशो। ये अगेन वही डेल्टा की बात अगर आप करें तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उस कर्व के अंदर डेल्टा बताया था, पूरे का पूरा जो दो कर्व्स के बीच में होता है, P पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंट PC से PT के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और D जो है वो आपका किसी एक 100 फीट के लिए होता है। तो अब अगर इनको कंपैरिजन करें तो डी की जो हैसियत डेल्टा के लिए है, यानी कि पूरे डेल्टा में से डी एक पार्ट है, पूरे डेल्टा में से डी इज अ स्मॉल पार्ट, स्मॉल चंक, तो डी डिवाइड बाय डेल्टा। और इसी तरह पूरी जो आपकी कर्व की लेंथ है एल,
उसपे से आपने 100 फीट सिर्फ लिया है। लाइक मैं आपको दोबारा बता के दिखा देता हूँ। ओके, आपका ओवरऑल एंगल होता है डेल्टा। उसमें से अगर आप कोई 100 फीट लेते हैं, ये 100 फीट, उसका एंगल होता है डी। तो डी को आप कंपेयर कर रहे हैं इस एंगल को पूरे एंगल से, और इस 100 फीट को कंपेयर कर रहे हैं आप पूरी लेंथ से। तो इस तरह से सिमिलर रेशो में हम इसको फाइंड आउट अगर करें तो डी बाय डेल्टा डिवाइड बाय 100/L, उसी वाले से आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो L बाय, माउस नहीं काम कर रहा, ओके, L इज इक्वल टू 100 डेल्टा बाय डी। और डेल्टा को अगर आप रेडियन में लेके जाए, सॉरी रेडियन में लेके जा रहे हैं कह रहा हूँ, इस डी को आप सब्स्टिट्यूट करें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी, R इज इक्वल टू 5730 डिवाइडेड बाय डी। आप इस पे डी को जो है रिप्लेस कर दे विद R, तो ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ U बनती है। तो दैट्स हाउ यू गेट द लेंथ ऑफ अ कर्व। ठीक है जी, लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला आपका डेल्टा R 57.30, 100 से कटने की वजह से 5 वो हो गया। ये चीज श्योर कीजिएगा, याद भी रखिएगा, डी इज नॉट डेल्टा। डेल्टा और डी में फर्क है, ये पूरे का पूरा डेल्टा है और इसमें से डी सिर्फ एक 100 फीट का एंगल है, ये चीज याद रखिएगा। एंगल भैया बेटा वही चीज बता रहे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अब आ जाए जरा रेडियस के ऊपर। अब जब रेडियन की बात करते हैं, रेडियन बेसिकली क्या होता है, आप डिग्री से रेडियन में जाते हैं किस तरह कि आपकी जो पूरी पाए है उसको आप डिवाइड बाय कर देंगे तो ये एक रेडियन आपका कहलाएगा। पाई बाय 180 इज पर रेडियन अगर आप डिग्री से उस पर जाना चाह रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप इसको 180 बाय पाई कर ले तो वो आपका डिग्रीज पे आंसर आ जाता है। तो अब कभी भी आपने आंसर को कन्वर्ट कर रहा हो फ्रॉम रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन तो आप इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली डिग्री को मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ तो रेडियन भी आ जाएगा, रेडियन में आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ तो डिग्री भी आ जाएगा। ये तो था आपका कर्व के हवाले से। अब थोड़ी सी चीज हम देख लेते हैं कि जब आप बात करते हैं साइट डिस्टेंस की, आपने गाड़ी चलानी है और आपको गाड़ी चलाते हुए बीइंग ड्राइवर आपकी नज़र कभी इधर पड़ेगी कभी उधर पड़ेगी, और कर्व्स की वजह से आपको थोड़े से इश्यूज भी आ सकते हैं। सिंपल सी पिक्चर ये देखें, आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है और ये कर्व आपको नजर लग रहा है कि कर्व इधर आके एकदम शार्प हुई है, ठीक है जी। इस कर्व में और ये कर्व जो सीधी आके बड़ी स्मूथली से मुड़ी है, इस पे फर्क है कि नहीं है, और ड्राइवर को गाड़ी चलाने में किस पे आसानी रहेगी आपके ख्याल में? कि दिस इज पिक्चर 1 एंड दिस इज पिक्चर 2। इसके में पता है 2 में क्यों? क्योंकि आप बीगर ड्राइवर, आपको भी पता है कि एकदम सर शार्प पिक्चर कर्व 2 आए, में सर एकदम शार्प कर्व जब आती है तो आपको गाड़ी मोड़ना ले ले मुश्किल हो जाता है। और गाड़ी मोड़ना आसान तब होता है जब आप उसको ट्रांजिशन में, तो दैट्स व्हाई ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड। मैंने आपको शुरू में बताया था ट्रांजिशन कर्व का पर्पस ये होता है कि आपकी एक रोड सीधी आ रही है और आगे आपको शार्प कर्व है, तो उसके लिए हल्की सी बीच में एक स्मूथ लाइन ड्रा कर देना जिसकी वजह से आपके ड्राइवर को इशू ना हो एक मेन रोड से कर्व के ऊपर आते हुए। तो ये आपकी बहुत सारी कर्व्स है जिनके विजुअल इफेक्ट्स दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको कोशिश करूंगा जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले अगर आप देखें ए को, ये हॉरिजॉन्टल व्यू है यानी कि आप टॉप से देख रहे हैं ऊपर से, दिस इज वर्टिकल व्यू यानी कि आप साइड से देख रहे हैं, ठीक है। टॉप से रोड बिल्कुल सीधी है, सीधी रोड है बिल्कुल, आप नजर भी आ रहा होगा। और वर्टिकल सर में भी क्विज का टाइम भी अगर आप जी जी क्या क्या कह रहे हैं? क्विज कह रहे थे सर आपका क्विज का टाइम चेंज क्विज हो का गया। क्विज का टाइम आपका 12:16 है, ठीक है जी। 12:16 से पहले पहले मैं 10 मिनट में आपको फ्री कर दूंगा। क्लास टाइम के अंदर ही आपका क्विज भी हो जाएगा। कि अब आधा से मैं इंश्योर करूंगा कि मैं जुमे को 8:30 बजे की क्लास लूंगा, आप लोग 9 बजे की क्लास का काइंडली फिर मुझे ना के, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही नहीं बचता एंड में फिर जुमे की वजह से।
आज भी देख ले कि अभी ये क्लास को घंटा भी नहीं हुआ और हमें आगे टाइम कब है। तो नेक्स्ट वीक से मैं 8:30 पे ही लूंगा क्लास, जुबे वाली। लैब 9 बजे ले लिया करेंगे, जुबे वाली 8:30 बजे ही होगी। ओके जी, विजुअल इफेक्ट्स को जरा देख लें थोड़ा ओके सा। सर। ये जो आपकी पहली कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल सिंपल, इस तरह की कर्व। दूसरी को अगर आप देखें तो इस पे आपकी ऑप्टिकल ब्रेक आ रही है। ऑप्टिकल ब्रेक से मुराद क्या है? इसके अंदर आपकी कोई ब्रेक नहीं, एक कर्व आई दूसरी सीधी मिल गई, एग्जैक्ट। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक कर्व मुड़ भी रही है, साथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट्स आ रही है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्रेक आपको हल्की सी नजर आ रही है, दिस इज ऑप्टिकल ब्रेक। इस पॉइंट पे आके आपको थोड़ा सा आगे की तरफ नजर आना बंद हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इस तरह की कर्व पे जा रहे होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कुछ आपको उस पर फर्क लग रहा है। जब आप इस जगह पे आएंगे तो आपको ऊपर कुछ इस तरह का नजर आएगा, यानी कि फ्रंट पे आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। यहाँ पे फिर आपकी ऑप्टिकल ब्रेक आ गई, यानी कि जो एंगल है वो, आप अगर इस तरफ होगे तो इस तरह की कर्व या इधर जो चीज है ये ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी साइड तो ये जा रही है और एंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये आपकी कर्व्स को डिजाइन करते हुए आपने चीजों का ख्याल रखना होता है कि आप रेडिएशन कैसे कर रहे हैं। अब ऊपर वाली कर्व को जरा देखें तो ये पुअर क्यू है भला, इस वाले को जो लिखा हुआ है पुअर, इसको लिखा हुआ है गुड। इसकी एक वजह यह है कि आपका जो शॉर्ट सा सैग बीच में आया ना ये वाला, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये ड्राइवर को थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है और साइड जो आपकी है वो भी इससे डिस्टर्ब होती है। इसके बरक्स जो ये वाला है जिसमें आपकी लॉन्ग सेक है, वहां पे किया ये गया है कि शॉर्ट, छोटी सी शॉर्ट सेक बना के फिर दूसरी कर्व को स्टार्ट किया गया और यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल स्मूथ रखा गया। तो ये आपके छोटे से सेक से भी वर्टिकल इफेक्ट ज्यादा पड़ जाते हैं। रॉकर ब्रेक वर्टिकल कर्व वही अगेन, इसमें भी वही मसला है, 1 2 3 इस तरह करके आपकी स्मूथ हो रही है कि आपको क्लियर लग रहा हो। डी में अगर आप देखें तो ऑलरेडी रोड बिल्कुल सीधी है, लेकिन अगर ये वाला काम हो जाए जिस तरह का ये होता है हमारी आप रोड्स पे, तो आपको गाड़ी चलाते हुए बीच में कुछ नजर नहीं आता, खाई नजर आ रही है। ये छोटी सी चीज आपको बंदा खड़ा हुआ नजर नहीं आ रही है, सामने रोड नजर आ रही है, लेकिन जब आप गाड़ी यहाँ चला रहे होगे तो आपको बीच में कुछ खाई में नजर नहीं आ रहा। आपको यहाँ से आपकी वे सीधी रोड पे नजर सामने वाली पड़ रही है, बीच में पता ही नहीं क्या चीज चल रही है। सेम मसला इधर भी हो रहा है। अब रोड मुड़ रही है, आपने यहाँ से इधर जा रहा है, आपको यहाँ से वो ऊपर वाली रोड तो नजर आ रही है, नीचे कुछ नहीं पता क्या चीज चल रही है। ये तब होता है जब आप इस तरह की वर्टिकल कर्व जो है बनाए। अगेन ये जो ई टाइप है इस पे अगर आप देखें तो ये कर्व आपकी मुड़ के लेफ्ट टू राइट जा रही है, और यहाँ पे भी आपकी गाड़ी अगर इधर चल रही है तो आपको वो रोड तो नजर आ रही है, लेकिन ये नीचे कुछ नहीं पता इधर क्या आने वाला है। तो ये फिजिकल इफेक्ट्स आप जो होते हैं, अगेन इसके अंदर भी देखें तो अगेन द रोड इज स्ट्रेट, बट ये अगर आप देखें तो जिस हिसाब से डिजायर है आपको अजीब इसके अंदर वो लग रहा है कि पता नहीं क्या सीरीज ऑफ वो बनी हुई है। फिर कर्व के अंदर देखें तो कर्व के अंदर भी ये ऐसे ही है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या स्मूथ कर्व बनाए, ये आपने देखा होता है ना। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, ये कर्व ऐसी ही क्यों बनी हुई है, स्मूथ क्यों नहीं बनी हुई? कोई बता सकता है ये कर्व ऐसी ही क्यों बनी हुई है, स्मूथ क्यों नहीं बनी हुई? जी आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। एनीवन? सर कोई पहाड़ी है ये, इस वजह से? नो आइडिया सर। पहाड़ी तो है, इसी वजह से तो ऊपर नीचे है, लेकिन आप पहाड़ी के ऊपर उसी तरह की क्यों कर्व्स बनाते जा रहे हो? आप स्ट्रेट क्यों नहीं कर रहे, इसको स्मूथ सर्फ क्यों नहीं बना रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ। पहाड़ी है तो इसी वजह से। इकोनॉमिकल होगा लैंड लैंड करनी वगैरह। पड़ती है। जी अहमद कुछ कह रहे आए थे क्या? वो बकर दोनों में से कोई एक कह रहा है, आवाज मुझे नहीं चली जा रही। मैं कह रहा हूँ अनइकोनॉमिकल हो जी जाएगी क्योंकि कुछ कटिंग बताया। बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली यही बात है कि आप पैसे बचाने के लिए या तो कटिंग करनी पड़ेगी कटिंग या सर, आपको कटिंग फिलिंग करनी पड़ेगी, फिलिंग का दोनों सर। सूरतों के। जी आप
अगर इसको देखें तो इसको स्ट्रेट बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं, आप कहते हैं मैं स्ट्रेट रखता हूँ, तो ये सारा एरिया आपको फिल करना पड़ेगा, और इस फिल के अंदर आपके अच्छे खासे खर्चा हो जा रहा है, इस वजह से ये आप नहीं कर रहे। अगर आप कटिंग में जाते हैं तो फिर भी ये इशू है। तो मोटरवेज के ऊपर चूंकि कर्व्स बड़ी स्मूथ बनाई जाती है तो वहाँ पे कटिंग फिलिंग का खर्चा भी ज़्यादा आता है, दैट्स वाई मोटरवे महंगी बनती है। इसके बाद जो आपकी आप रोड होती है पहाड़ी इलाकों में आप चले जाए जो मोटरवे की तरह की ना हो, तो उसमें शार्प कर्व्स भी मिलेगी, स्टीप स्लोप्स भी मिलेगी, कर्व के ऊपर कर्व, जिस तरह ये मसले भी मिलेगी। तो वहाँ पे क्यों ऐसा है कि उधर आप ज़्यादा खर्चा बर्दाश्त नहीं करते, आप कहते हैं कटिंग फिलिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि फॉर्मेशन लाइन जैसी आप बनाएंगे उसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कटिंग कितनी है और फिलिंग कितनी है। ओके, नाउ वी हैव द साइड डिस्टेंस जो कि हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर होता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से मूव करके इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इस दौरान आपके बीच में कोई गाड़ी आ गई या कोई साइड ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाया था, पहाड़ है, कुछ है, आपको नहीं पता लेफ्ट साइड से क्या चीज़ आ रही है, तो उस चीज़ से डील करने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको साइड डिस्टेंस देखना पड़ेगा, या वो पूरी की पूरी कैलकुलेशंस होती है। इसमें आपका रेडियस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। सो इसमें सबसे पहले जो आपका डेटा एंगल है वो, फिर रेडियस, फिर साइड ऑब्स्ट्रक्शन जो बीच में आ रही है दैट इज ऑफ की इम्पोर्टेंस, और वो साइड जहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से जो क्रिटिकल चीज आ रही है वो डिस्टेंस दैट इज SSD। ठीक है जी, SSD आपकी क्या होती है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जिसके अंदर आपको कोई चीज नजर आ जाए और आप इतना टाइम हो या इतना डिस्टेंस हो कि आप ब्रेक लगा के उससे अपनी गाड़ी को बचा सके, तो वो डिस्टेंस, वो साइड डिस्टेंस आपका SSD कहलाएगा। ठीक है जी। तो स्टॉपिक साइड डिस्टेंस क्या होता है? एडिक्वेट साइड डिस्टेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स। और साइड डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल कर्व पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से खराब हो जाता है कि रास्ते में कोई चीज आ गई, और हाईवेज के ऊपर बनाया जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ हाईवे आपकी एक्विजिशन की इतनी होती नहीं है, और आपको पहाड़ वगैरह काटने में इशू होता है, तो आप कहते हैं ठीक है पहाड़ पे रोड बन रही है तो अब पूरा पहाड़ तो काटने से रहे, बोर्ड पे शीशा लगा दो तब भी काम चल जाएगा। तो वो ये वाले इश्यूज होते हैं। ठीक है, इस तरह के इश्यूज होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स में भी, वर्टिकल कर्व में भी। इसको डील करने के लिए आपको कब बस कब ये चीज इंश्योर करनी पड़ती है कि इतना डिस्टेंस आपके पास हो कि कोई भी चीज अगर आ रही है तो आप उसको इतने फासले से देख ले कि यू कैन अप्लाई ब्रेक्स। तो व्हाट इज SSD? SSD बेसिकली आपका स्टॉपिक साइड डिस्टेंस, उसका फार्मूला आपके पास सिंपल में अगर आप ये है तो ये होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके डेल्टा एंगल के ऊपर वो कितना है। डेल्टा एंगल इज इक्वल टू 180 SSD इंटू पाई RV। ये वो स्टॉपिक साइड डिस्टेंस है जो आपने कैलकुलेट करना होता है, और उसी हवाले से आप फिर अपनी रेडियस और ये भी डिजाइन करते हैं। मिनिमम साइड डिस्टेंस देने के लिए आप m की वैल्यू अगेन इसका फार्मूला है ये, आप अगर DS यूज करना चाहें, ठीक है, DS फॉर साइड डिस्टेंस। ठीक है जी, DS इज साइड डिस्टेंस, दिस फार्मूला। R आपको पता है, रेडियस, M आपको मैं बता चुका पहले। या अगर आप दूसरा फार्मूला यूज करना चाहे विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ कर्वेचर, हर 100 फीट के लिए जो डिग्री आपकी बनती है वो यूज करना चाहे तो यू कैन यूज दिस फार्मूला एज वेल। ठीक हो गया। सो जो आपको फाइनल फार्मूला आता है जिसके जरिए से हम साइड डिस्टेंस मालूम करते हैं वो ये फार्मूला है, DS इज इक्वल टू 1.47। याद तो जरूरत नहीं है आपको, अगर वैसे भी हो तो मैं वैसे उस पर दे दूंगा हार्ड में, अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर तो इशू नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। तो साइड डिस्टेंस के लिए V आपके पास डिजाइन स्पीड है, T आपका ड्राइवर का टाइम रिएक्शन है, जो टाइम सेकंड्स में होगा, कितना टाइम उसको चाहिए ब्रेक मारने के लिए या चीज को देख के एक रिएक्ट करने के लिए। तो V अगेन स्पीड है, और A आपकी डिक्सेलरेशन रेट है, डी एक्सेलरेशन, जब उसको ब्रेक अप्लाई करनी है तो डी एक्सेलरेशन आपकी जो होगी वो आपकी एस्ट्रो ग्रीन बुक के हिसाब से 11.2 फीट पर क्यूबिक सेंटीमीटर सेकंड होता है।
एक्सेलरेशन जिस तरह वैल्यू होती है उस तरह डिसेलेरेशन भी होती है ब्रेक लगाने के लिए। एट जी इज द ग्रेड परसेंटेज, कितने परसेंटेज का स्लोप है ग्रेड, 2%, 3%, 5%, 10%, व्हाटसोएवर, आप उस सारे को यूज कर सकते हैं। तो साइड डिस्टेंस की एक एग्जांपल है हमारे पास, सिंपल सी ये करते हैं और एड अप करते हैं इसको। एसएसडी का फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एसएसडी के लिए आप 1.47 वी टी और स्मॉल ए जी एंड वी, ये चीज़ें आपको चाहिए। आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसका रेडियस 800 फीट है, 2 लेन की रोड है और स्पीड इसके ऊपर 35 माइल पर आवर है। ठीक है, आपने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किस लार्ज बिल बोर्ड का, क्योंकि आपके सैटेलाइट से इनसाइड प्लेस किया गया है। ठीक है, एक बड़ा सा बिल बोर्ड है जो कि आपकी रोड के साइड में प्लेस कर दिया गया, कर्व के दरमियान में मतलब, और वो आपके अब कर्व के लिए साइड डिस्टेंस का इशू बना रहा है। तो उसके लिए आपने जो है ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आप इसको सैटेलाइट से इनसाइड कर सके, ताकि आपको कम से कम जो है वो इशू क्रिएट हो इसकी वजह से। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 11.5 होगी और 2.5 हम ले लेंगे आगे। सबसे पहले इस पे अगर आप देखिए वी की वैल्यू 35 माइल पर आवर जो हमारे पास थी। परसेप्शन रिएक्शन टाइम आपका 2.5 सेकंड था, जो ड्राइवर का है 2.5 सेकंड। ठीक है, एक चीज देख के उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर दी है। वी की वैल्यू अगेन वही 35 माइल्स पर आवर एंड 30। अब ए रह गया, ए की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वो पुट किया और डिवाइड बाय अगेन 32.2। इससे आपके पास एस एस डी आ गई है। एस एस डी आपने कर ली 246 फीट और यहाँ से आप साइड डिस्टेंस के फार्मूले के लिए जब इसको यूज करे जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली यूजिंग दिस फार्मूला एम और आर और डी एस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यू ऑलरेडी नो कि आपके पास रेडियस क्या है और साइड डिस्टेंस क्या है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद है, तो इससे आप एम की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप एवरीवन नोज कि आपका एम क्या होता है। जी, एम का पता है ना जी सर। आपके साइड जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके साथ, यानी कि कॉर्ड पे, कॉर्ड लेंथ से आपकी जो लेंथ ऑफ द कर्व है, यानी कि जो कर्व है उसके बीच पे जो डिस्टेंस है, कॉर्ड लेंथ और आप कर्व लेंथ, इनके बीच पे जो डिस्टेंस है दैट इज एब, और वो एब ही डिसाइड करेगा कि आपने इस बिल बोर्ड के ऑब्स्ट्रक्शन को कितना दूर करना है। तो इन केस ऑफ एस एस डी जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है वो एक तो ये कि ये एम एस कितना होगा, दूसरा ये आपका शॉर्ट साइड डिस्टेंस कितना हो। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया इसका हो गया है। बाकी ये है कि आगे जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक से सुपर एलिवेशन और व्हीकल